जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ले जाने वाला हूं नेपाल की यात्रा पे। जी हां दोस्तों, अगर आप भी नेपाल यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो यह वीडियो आपकी यात्रा को पूरी तरह आसान कर देगी, क्योंकि इस वीडियो में हम आज कंप्लीट नेपाल यात्रा की बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे हमको नेपाल जाना कैसे है, नेपाल घूमने का प्लान हमें कितने दिन का बनाना चाहिए, नेपाल में घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, नेपाल में रुकने के लिए होटल की क्या व्यवस्था है, वहाँ पे खाने पीने की क्या व्यवस्था है, आपको अपना मनी एक्सचेंज कैसे करानी है, वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क की क्या व्यवस्था है, नेपाल में घूमने वाली कौन कौन सी जगह है और हमें उसे घूमना कैसे है, और अंत में हम यह भी जानेंगे कि एक व्यक्ति का नेपाल घूमने का टोटल खर्च कितना आ सकता है। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल यात्री मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हमें नेपाल जाना कैसे है। दोस्तों नेपाल पहुंचने के लिए आमतौर पर हमारे पास मुख्यतः 3 साधन उपलब्ध है। पहला बाय फ्लाइट, दूसरा बाय बस एंड तीसरा बाय ट्रेन। मैं यहाँ पे दिल्ली को एग्जांपल लेके चलूंगा। दोस्तों अगर मैं फ्लाइट की बात करूँ तो दिल्ली से आपको नेपाल की राजधानी काठमांडू के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी, जिस फ्लाइट की कॉस्ट रहने वाली है करीबन 6500 से लेके 7000 के बीच में, और 1.5 घंटे के अंदर अंदर ये आपको नेपाल पहुंचा देगी। अगर मैं दूसरे ऑप्शन बाय बस की बात करूं दोस्तों, तो दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर बस टर्मिनल से आपको नेपाल की राजधानी काठमांडू के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी, जिस बस की टाइमिंग है सुबह 10 से लेकर 10:30 के बीच में, और 28 से 30 घंटे के अंदर अंदर ये आपको दिल्ली से काठमांडू पहुंचा देगी। अगर मैं इसके टिकट की कॉस्ट की बात करूं दोस्तों, तो एक व्यक्ति का कॉस्ट इस बस में आपको आने वाला है 3000 रुपये, और जिसकी टिकट की बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं www.dtcbooking.in के वेबसाइट पे जाके। अगर मैं तीसरे ऑप्शन बाय ट्रेन की बात करूं दोस्तों, चूंकि फ्लाइट का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है और बस में 30 घंटे का सफ़र करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, इसीलिए ट्रेन हमारे पास एक बेहतर विकल्प के रूप में उभर कर सामने आती है। तो जान लेते हैं हम ट्रेन से कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों ट्रेन से गोरखपुर पहुंचने के लिए हमारे पास मुख्यतः 2 रास्ते उपलब्ध है। पहला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर होते हुए और दूसरा बिहार के रक्सौल होते हुए। अगर मैं पहले ऑप्शन गोरखपुर की बात करूं दोस्तों, तो दिल्ली से आपको गोरखपुर के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी, जिस ट्रेन की स्लीपर की कॉस्ट आएगी आपका 450 रुपये। थर्ड एसी के लिए आपको 1120 रुपये पे करने होंगे, सेकंड एसी के लिए 1600 रुपये और फर्स्ट एसी के लिए 2800 रुपये। आपको दिल्ली से गोरखपुर के लिए ट्रेन मिल जाएगी, ये ट्रेन पकड़ लीजिएगा आप। गोरखपुर उतरने के बाद आपको वहाँ से जाना होगा सोनाली बॉर्डर। जैसे आप गोरखपुर उतरेंगे दोस्तों, वहाँ से आपको अनेकों बस मिल जाएंगे सोनाली बॉर्डर के लिए। वहाँ में इसलिए जाना है दोस्तों क्योंकि ये नेपाल का बॉर्डर है, जहाँ से हमें नेपाल में एंट्री करनी है। सोनाली बॉर्डर पहुंचने के लिए आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे, और 100 से 150 रुपये में आपको अनेकों बस मिल जाएंगी जो आपको सोनाली बॉर्डर उतार देंगे। अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं दोस्तों, जो बिहार के रक्सौल होते हुए जाती है, तो कैसे जा सकते हैं। दिल्ली से आपको बिहार के रक्सौल के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी, जिस ट्रेन के स्लीपर की कॉस्ट आएगी आपका 550 रुपये। थर्ड एसी के लिए आपको 1335 रुपये, सेकंड एसी के लिए 1920 रुपये और फर्स्ट एसी के लिए 3060 रुपये देने होंगे। रक्सौल उतरने के बाद दोस्तों आपको वहाँ से जाना है वीरगंज। रक्सौल से वीरगंज की जो डिस्टेंस है दोस्तों वो करीबन 8 किलोमीटर है, और वहाँ पे आपको अनेकों टैक्सी मिल जाएंगी जो 50 से 70 रुपये में आपको वीरगंज उतार देंगे। वीरगंज हमें इसलिए जाना है दोस्तों क्योंकि ये बॉर्डर है नेपाल का, जहाँ से हमें नेपाल में एंट्री करनी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कोई ऐसा प्लान बना रहे हैं जिसमें आप खुद के बाइक या कार से जाना चाहते हैं, तो कैसे जा सकते हैं ये भी जान लेते हैं। अगर आप खुद के बाइक या कार से जाना चाहते हैं दोस्तों, आपको सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपके पास उस व्हीकल का जो भी आप गाड़ी लेके जाना चाहते हैं, चाहे वो कार हो या बाइक हो, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपको साथ रखना होगा, क्योंकि बॉर्डर पे आपको परमिट लेना होता है और परमिट के समय आपके हर एक डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। अगर मैं परमिट की बात करूं दोस्तों, तो बॉर्डर पे पहुंचते आपको परमिट लेना होगा जितने दिन के लिए भी आप नेपाल में रहना चाहते हैं। अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो 150 रुपये के हिसाब से पर डे का आपको पे करना होगा, और अगर आप कार से जा रहे हैं तो 400 रुपये के हिसाब से पर डे का आपका परमिट चार्ज लेना होगा। तो चलिए दोस्तों हम बॉर्डर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बॉर्डर पहुंच के हमें क्या करना है जिससे हमें ट्रैवल में कोई दिक्कत नहीं आए। पहली बात आती है दोस्तों पैसे को एक्सचेंज करने का, मनी एक्सचेंज का। चूंकि नेपाल के अंदर आपका 500 का और 2000 का इंडिया के बड़ी नोट एक्सेप्ट नहीं होते हैं, इसलिए आपको बॉर्डर पे ही अपना मनी एक्सचेंज करना पड़ेगा। इसके लिए ही बॉर्डर पे आपको अनेकों दुकान मिल जाएंगे जहां से आप इंडियन मुद्रा को नेपाली मुद्रा में एक्सचेंज कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा एक्सचेंज रेट मिल जाएगा, आप वहां से मनी एक्सचेंज कर लीजिए। आप जितना अधिक हो सके आप एक्सचेंज करा सकते हैं। अगर आपका पैसा बच जाता है तो आने के समय आप उसको दोबारा अपने इंडियन रुपीज़ में एक्सचेंज करा सकते हैं।
दूसरी बात आती है दोस्तों मोबाइल नेटवर्क का, क्योंकि जैसे ही आप नेपाल बॉर्डर पार करते हैं तो आपका इंडियन सिम काम करना बंद कर देता है। इसलिए बॉर्डर पे ही आपको अनेकों दुकान मिल जाएंगे सिम के लिए, जहां से आप नया सिम खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ आधार कार्ड देना होगा और 200 से 300 रुपये तक में आपको एक नया सिम मिल जाएगा, जिसको आप पूरे नेपाल के टूर के दौरान यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंटरनेट का यूज करना चाहते हैं तो 100 से 200 रुपये तक का आप अलग से पैक डलवा सकते हैं इंटरनेट यूज के लिए। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों कैश विड्रॉल का। अगर आपके पास एक्सिस कैश नहीं है, ज़्यादा सफिशिएंट मनी नहीं है, तो बॉर्डर पे आपको अनेकों एटीएम मिल जाएंगे जहां से अपने कैश को विड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए आपको पर ट्रांजैक्शन 150 से 200 रुपये तक का चार्ज देना होगा, मगर आपको ये बात का ध्यान रखना होगा कि आपका जो कार्ड हो वो इंटरनेशनली वैलिड हो। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं नेपाल में घूमने के दौरान रुकने के लिए होटल की क्या व्यवस्था है। दोस्तों नेपाल में रहना बहुत ही सस्ता है। अगर आप होटल में रहना चाहते हैं दोस्तों तो 600 रुपये से 800 रुपये तक में आपको नेपाल में अच्छे होटल मिल जाएंगे, जहां पे आप घूमने के दौरान रुक सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो 400 से 500 रुपये तक में आपको बहुत अच्छे हॉस्टल मिल जाएंगे, जहां पे आप रुक सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं खाने पीने की बात करूं दोस्तों तो इंडिया की तरह ही वहाँ भी आपको अनेकों प्रकार के व्यंजन उपलब्ध हो जाएंगे, जिसमें आपका 400 से 500 रुपये का पर डे का कॉस्ट आने वाला है मैक्सिमम। उसमें आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों शामिल होगा। तो चलिए दोस्तों हम नेपाल पहुंच चुके हैं और बॉर्डर पे हमें जो करना था हमने वो भी कर लिया है। अब बात करते हैं कि हमें नेपाल में घूमना कहाँ कहाँ है। शुरुआत करते हैं दोस्तों काठमांडू से। नेपाल की राजधानी होने के साथ साथ ये नेपाल का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट भी है, जहाँ पहुँच के आप थमेल, शंभुनाथ टेम्पल, प्लेस म्यूजियम, काठमांडू दरबार और गार्डन ऑफ ड्रीम्स का भी लुत्फ उठा सकते हैं। काठमांडू में 1 से 2 दिन बिताने के बाद आप वहां से निकल जाइए पोखरा के लिए दोस्तों। हिमालय के बीच में बसा पोखरा, जहां पहुंच के आप खूबसूरत झील, गुफाएं, हिमालय की विशाल श्रृंखलाएं, ऐतिहासिक मंदिर, साथ ही साथ यहां पहुंच के आप ट्रैकिंग, राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग जैसे एडवेंचर एक्टिविटी में भी शामिल हो सकते हैं। पोखरा में 2 दिन बिताने के बाद दोस्तों आपको वहां से निकल जाना है नगरकोट के लिए। पहाड़ों के बीच में बसा तथा पहाड़ों के गोद में बसा नगरकोट, जो नेपाल का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट माना जाता है। यहाँ पहुँच के आप कई चीज़ों का लुत्फ उठा सकते हैं। नगरकोट में 1 दिन बिताने के बाद आपको वहाँ से निकल जाना है जनकपुर के लिए। माता सीता का जन्मस्थल माने जाने वाला जनकपुर, जहाँ पहुँच के आप रामानंद चौक, जानकी मंदिर, राम मंदिर, गंगा सागर, मिथिला आर्ट गैलरी और जनकपुर रेलवे जैसे चीज़ों का भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जनकपुर में 1 से 2 दिन बिताने के बाद आपको वहाँ से निकल जाना है लुम्बिनी के लिए। दोस्तों लुम्बिनी को गौतम बुद्ध का जन्मस्थल भी माना जाता है। यहाँ पहुँच के आप माया देवी टेम्पल, जहाँ पे गौतम बुद्ध भगवान का जन्मस्थल माना जाता है, और लुम्बिनी म्यूजियम को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लुम्बिनी में 1 दिन बिताने के बाद आपको वहाँ से निकल जाना है पशुपतिनाथ मंदिर के लिए दोस्तों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जहाँ पहुँच के आप बाबा का दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। अगर कुछ भी मिस हो गया है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूं। जय हिंद दोस्तों।